ऐसा नहीं होगा कि आपने पीछे के बाल यहाँ लगाया और वो फिर से पूरा खाली हो गया। लेकिन लोग एक टैगलाइन बेचते हैं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से ये बताते हैं कि एक परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ बाल्डनेस है। हाँ, आप आज करा लेंगे, एक बार करा लेंगे, ये जिंदगी लाइफ भर टाइम। ऐसे ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत ही कब पड़ जाती है? हेयरलाइन का रिसेशन होता है, यहाँ से पूरे दोनों बाल जॉइन हो जाते हैं, उसके बाद पीछे यहाँ पे वर्टेक्स जिसको कहते हैं वहाँ पे बॉल्डनेस आती है और फिर ये पूरा मर्ज हो जाता है और सिर्फ साइड के और पीछे के बाल बचते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं क्या जिनमें हेयर ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकता? कोई पेशेंट आपके पास एक पिक्चर लेकर आता है सलमान खान या किसी सेलिब्रिटी की कि मुझे ऐसा दिखना है, अच्छा। तो ये एक रेड फ्लैग है, आप उनकी सर्जरी नहीं कर सकते। उनकी एक्सपेक्टेशन ही अनरियलिस्टिक है। आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, आप डायबिटिक नहीं हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ब्लड काउंट सब नॉर्मल हैं, तो वो सब चीज़ें जब एक बार कंफर्म हो जाती हैं किस एरिया से बाल लिया जाता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ आपके सिर के बाल से ही यूज करके बिल्कुल। किया जाता है, और भी ऐसे बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ से बाल लेकर के किए जाते हैं। जी बिल्कुल। तो हेयर ट्रांसप्लांट में मेन डोनर जो होता है वो आपके सर के पीछे और साइड का ही एरिया होता है, क्योंकि ये आपके सर के बालों के साथ का बिल्कुल बेस्ट एस्थेटिक मैच होता है। आगे और पीछे के बाल बहुत मिलते जुलते होते हैं। शरीर के बाल जैसे दाढ़ी के बाल हो गए, चेस्ट के बाल हो गए, अब्डोमेन के बाल हो गए, लेग्स के, हाथों के बाल हो गए, इनका टेक्सचर शरीर के जो हेयर ग्रोथ है वो फिर से वापस आ जाती है अगर वहाँ से बाल निकाल रहे हो? कहीं से भी जहां से आप हेयर ट्रांसप्लांट में बाल निकाल रहे हैं वहाँ बाल वापस नहीं आ रहा है। नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि अगर पीछे 25,000 बाल हैं तो उसमें से आप मैक्सिमम 10-12 हज़ार बाल ही निकाल सकते हैं, बाकी बाल आपको छोड़ने जरूरी हैं उस एरिया को कवर रखने के लिए। तो अगर आप एक बाल को जड़ के साथ निकाल रहे हैं और कहीं लगा रहे हैं तो वहां से जड़ निकल चुकी है आपके बाल की, जिस भी डोनर से निकाली हो, अब वहाँ बाल उस पाथ पे डॉट रह जाएगा, वहां बाल वापस नहीं आएगा। कि कितने दिन के बाद फिर वापस से बाल आने शुरू हो जाते हैं? सो हेयर ट्रांसप्लांट में एक सीक्वल होता है। जिस दिन आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, जैसे मैंने बताया, उसके 2 दिन तक बैंडेज रहती है। 2 दिन के बाद आपके सर पे जो छोटे छोटे बाल लगाए गए हैं उनके आसपास उनके क्लॉट्स होते हैं, जो ब्लड के क्लॉट्स जमे होते हैं, उससे स्कैबिंग हो जाती है। जैसे पपड़ी जमती है वैसा हो जाता है लगभग 10 से 12 दिन में। उसको हम 10-12 डेज के आसपास एक बार क्लिनिक बुला के साफ कर देते हैं। जब ये पार्ट हो गया है उसके बाद आपकी एक शेडिंग फेज शुरू होता है, जिसमें आपके जो भी बाल लगाए गए हैं पहले वो टूट के गिरेंगे। अच्छा। आपकी रूट वहीं रहेगी, उस रूट में से नया बाल निकलेगा और उसकी ग्रोथ में लगभग 2 से 3 महीने तक लग जाते हैं। जब ये 2-3 मंथ्स का फेज निकल जाता है उसके बाद हर महीने सुधार आता है। अगर कोई आज आया है आपके पास कि हाँ मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो आज से कितने दिनों के बाद उसके हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी? उस दिन हेयर ट्रांसप्लांट के दिन पे आपको लगभग 8 से 10 घंटे चाहिए होते हैं ऑन एन एवरेज, पूरे क्लिनिक के स्टे के। डिपेंड करता है ऑब्वियसली कितने बाल लग रहे हैं उसके ऊपर, बट एक एवरेज फिगर अगर हम ये देखते हैं तो सर्जरी का टाइम 6 से 8 घंटे का होता है। और ओवरऑल आपको क्लिनिक में जो रखा जाता है सर्जरी से पहले, सर्जरी की तैयारी करने के लिए, सर्जरी के बाद थोड़े टाइम ऑब्जर्व करने के लिए, तो उसमें लगभग 8 से 10 घंटे आपके दिन के होते हैं। तो आप अगर सुबह 9 बजे सर्जरी के लिए आ रहे हैं तो आप शाम को 7-8 बजे तक वापस घर चले जाते हैं। हेलो हाय एवरीवन, एनवीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। हम सभी को घने सुंदर काले बाल चाहिए होते हैं, राइट? लेकिन लड़कों में एक प्रॉब्लम होती है और उनकी हमेशा एक कंप्लेन भी रहती है कि हमारे बाल गिरते हैं, लेकिन बाल गिर जाए तो हम गंजे बहुत जल्दी हो जाते हैं। और उनकी ये कंप्लेन रहती है कि लड़कियों के कितने भी बाल गिर जाए कम से कम वो गंजी तो नहीं होती। तो ऐसे में आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ गए हैं हेयर फॉल को या हेयर लॉस को बैक टू नॉर्मल करने के लिए, जिसमें से हेयर ट्रांसप्लांट भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो यूज़ करते भी करवाते हैं ट्रांसप्लांट। लेकिन इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल है कि आखिर हेयर ट्रांसप्लांट किसे कराना चाहिए, किसे नहीं कराना चाहिए, कौन से लोग एलिजिबल हैं, किस स्टेज पर बाल गिरने लगे तब जाकर के हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराने चाहिए, और कहीं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। क्योंकि हमने आए दिन न्यूज़ में भी बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो ऐसे में इसे लेकर अवेयरनेस भी जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी सेशन पर बात करने के लिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मयंक सिंह, जो कि प्लास्टिक सर्जन है इनटू हेयर ट्रांसप्लांट, क्राउन क्लिनिक के फाउंडर भी हैं। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में आप हमारे साथ जुड़े। जैसे कि हमने आपके बारे में बताया, आपने, हम ऑडियंस को भी बताना चाहेंगे कि सर ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के भी हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं। तो ऐसे में इस टॉपिक के लिए आपसे अच्छा एक्सपर्ट आई थिंक हमारे लिए कोई नहीं हो सकता था। तो सबसे पहले तो डॉक्टर यही बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत ही कब पड़ जाती है? सो हेयर ट्रांसप्लांट की इंडिकेशंस होती हैं बहुत सारी।
जिसकी आपने बात करी उसको कहते हैं हम मेल पैटर्न बाल्डनेस, जो आदमियों में जिस तरह का गंजापन होता है, जिसमें हेयरलाइन का रिसेशन होता है, यहाँ से पूरे दोनों बाल जॉइन हो जाते हैं, उसके बाद पीछे यहाँ पे वर्टेक्स जिसको कहते हैं वहाँ पे बॉल्डनेस आती है और फिर ये पूरा मर्ज हो जाता है और सिर्फ साइड के और पीछे के बाल बचते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन होती है जो अलग अलग ग्रेड्स पे रहती है। तो आप एक तो ये इंडिकेशन है जहाँ पे आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दूसरा, आपने इंट्रोडक्शन में जैसे कहा कि गंजापन फीमेल्स में नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस भी एक चीज है जिसमें फीमेल्स को भी बॉल्डनेस होता है। उनका पार्टिंग जोन बीच में से वाइड होना शुरू होता है, गैप्स बढ़ती हैं और फिर वो इतनी हो जाती हैं कि उनको भी हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। हाँ, उसकी परसेंटेज बहुत कम है। जैसे हमारी प्रैक्टिस में अप्रोक्सीमेटली 10 से 12% फीमेल्स होंगी, लेकिन ऑलमोस्ट 80-90% से ऊपर मेल्स रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इंडिकेशंस हैं, जैसे बर्न्स के पेशेंट होते हैं, ट्रॉमा के पेशेंट होते हैं जिनके सर में ऐसी इंजरी हुई जहाँ से बाल का पूरा फ्लैप उतर गया, तो इन पेशेंट्स में भी आप हेयर ट्रांसप्लांट्स कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जिनको बचपन में क्लेफ्ट लिप्स, क्लेफ्ट पैलेट की यहाँ पे लिप कटा हुआ होता है, तो उनकी मुस्टैच जब वो मेल्स ग्रो करते हैं तो यहाँ पे एक निशान रहता है सर्जरी का, उसके अंदर भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी इंडिकेशंस हैं जिसके अंदर हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ओके, तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए कोई एक पर्टिकुलर एज है कि इसी एज ग्रुप के लोगों को ही हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको डोनर रिसिपिएंट रेशियो कहते हैं। डोनर होता है आपके सर के पीछे और साइड के बाल, रिसिपिएंट है जो आपका गंजापन में एरिया इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपका रिसिपिएंट एरिया जो होता है जहाँ पे बॉल्डनेस हो रही है, वो एरिया टाइम के साथ सिर्फ बढ़ता है। ये एरिया जो पीछे है जहाँ से बाल आप निकाल सकते हैं, ये उम्र के साथ सिर्फ कम होता है। और इसका रेशियो ऐसा है कि अगर कोई पूरी तरह से बॉल्ड है तो उनके अप्रोक्सीमेटली 1 लाख फॉलिकल्स चले गए हैं और डोनर में है लगभग 25,000 फॉलिकल्स। इस 25,000 को भी आप पूरा नहीं निकाल सकते, उसमें से 40 से 50% निकाल सकते हैं। तो आप 10 से 12,000 फॉलिकल्स से पूरा 1 लाख फॉलिकल्स को कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना जल्दी आप इसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अगर घुसते हैं कराने के लिए, उतना ही अनसर्टेन होता है कि आगे आपका कितना बॉल्डनेस बढ़ेगा। तो अगर आप बहुत जल्दी करा रहे हैं कि 20, 21, 22 साल पे हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको एक तो मेडिसिन बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ेंगी, लॉन्ग टाइम चलेगा वो, और उसके साथ साथ में आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत रियलिस्टिक होनी चाहिए क्योंकि आपको नेचुरल डेंसिटी नहीं मिल रही है। तो आपके परिवार में कितना गंजापन है, हिस्ट्री में कितना बॉल्डनेस है, पुरानी जनरेशंस में कैसा रहा है, आपका डोनर कितना अवेलेबल है, आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी रियलिस्टिक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम करते हैं। तो आप अगर सारी चीज़ों को समराइज करते हैं तो नॉर्मली हम जो एडवाइस करते हैं कि 24-25 साल से पहले आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जंप ना करें तो बेहतर है। लेकिन ऐसे भी पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जो 17-18 साल के बच्चे थे, जिनको हेयर लॉस 12-13 साल की उम्र पे शुरू हुआ था और वो 17-18 साल पे इतने डिप्रेशन में थे कि उन्होंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था, घर में एक रूम में अपने आप को बंद कर लिया था। तो ऐसी कंडीशंस में जब भी पेशेंट आते हैं तो उसमें साइकाइट्रिस्ट जो उनको ट्रीट कर रहे होते हैं वही हमें एडवाइस करते हैं कि इनकी डिप्रेशन सिर्फ इसी से स्टेम कर रही है, तो आप इसको ट्रीट कर दीजिए। तो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप यंगर एजेस पे भी करते हैं। कितना आपको इम्पैक्ट कर रहा है वो डिसाइड करता है। तो ऐसी कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि इससे पहले या बाद में नहीं कराना है। आइडियली 24-25 के बाद अगर कराएं तो बेहतर होता है। तो उसकी कोई लास्ट एज भी है कि 24-25 साल से कितने एज तक? सबसे एल्डेस्ट जो मैंने आज तक ऑपरेट किए वो 74 साल के एक मेल थे। 74 साल के? जी बिल्कुल। ओके, तो ये तो बहुत मतलब उन्होंने बोला था मैं पूरी जिंदगी बोल रहा हूँ, मैं मरना नहीं चाहता बॉल्डनेस के साथ, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू गेट इट डन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 60 से 65 साल पे सर्जरी इसलिए कराते हैं क्योंकि उनके बच्चों की शादियां हो रही हैं और वो उनकी शादियों पे अच्छा लगना चाहते हैं, या उनके बच्चे चाहते हैं कि आप अच्छे दिखें हमारी शादियों में। तो ऐसे बहुत सारी इंडिकेशंस होती हैं। ओके, तो आपने जैसे जो यंगर एज ग्रुप वालों की बात की कि 17-18 साल के बच्चों का भी आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है अगर वो जल्दी हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो? रिस्क जैसा कुछ नहीं होता है इसमें। रिस्क का मतलब है कि आपकी सर्जरी में कुछ ऐसा मेजर होने जा रहा है जिसमें कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप यंगर एज पे कराते हैं तो आपको सिर्फ अपने फ्यूचर की प्रोग्रेशन के बारे में आइडिया नहीं होता कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। इसलिए आपकी डोनर को, जैसे हम अपने फाइनेंसेस प्लान करते हैं कि आप इस उम्र पे इतना कमा रहे हैं तो आपको 40 साल पे कितने की जरूरत होगी, 60 साल पे कितने की जरूरत होगी रिटायरमेंट के लिए, उसी तरह से आपको क्लैरिटी नहीं होती कि हमें कितने फॉलिकल्स की जरूरत आगे चल के पड़ सकती है। सो दैट इज द ओनली थिंग जो डिटरमिन करती है कि आप अगर यंगर करा रहे हैं एज पे तो आपको मेडिसिन ज्यादा लंबे टाइम तक यूज करनी पड़ेंगी।
मेडिसिन एक लेवल तक काम करती हैं, उसके बाद उसका इफेक्ट भी गिरने लग जाता है, तो आपको फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि पूरा सर कवर करने के लिए आपके पास डोनर बचे ही ना। तो उस कंडीशन में फिर आप जो ट्रांसप्लांट करा रहे हैं आगे के हिस्से में वो रहे, और पीछे आपको शायद एक पार्ट पैच पहनना पड़े, जैसे विग जैसा पार्ट सिस्टम होता है वो लगाना पड़े, तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर किसी को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो आप सबसे पहले उस पेशेंट में क्या पूरी चीजें देखते हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं। पहली चीज तो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या Expectations बॉदर as कर well. रहा है। अगर कोई पेशेंट आपके पास एक पिक्चर लेकर आता है सलमान खान या किसी सेलिब्रिटी की कि मुझे ऐसा दिखना है, अच्छा। तो ये एक रेड फ्लैग है, आप उनकी सर्जरी नहीं कर नहीं सकते, कर उनकी एक्सपेक्टेशन ही अनरियलिस्टिक है। हम्म, ज्यादातर लोग अपनी पुरानी पिक्चर्स लेकर आते हैं कि आज से 5 साल 10 साल पहले मेरी हेयरलाइन ऐसी थी, हम्म, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है कि आपकी एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, जब तक आप ये समझ के चलें कि ये नेचुरल डेंसिटी नहीं मिलेगी ट्रांसप्लांट में। तो फर्स्ट चीज जो हमें देखनी होती है वो माइंडसेट देखना होता है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, साइकोलॉजिकली पेशेंट स्टेबल है, एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है। ठीक है। दूसरा, पेशेंट का स्कैल्प एग्जामिन किया जाता है, जिसको क्लिनिकली भी देखा जाता है, और एक फॉलोस्कोपिक एनालिसिस होता है जिसमें हम 500 से 1000 गुना बड़ा करके कंप्यूटर पे देखते हैं कि स्कैल्प में सिर्फ जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है वही हो रहा है, या उसके साथ में कुछ मिक्स पिक्चर्स भी हैं, कुछ Okay. और तरह की एलोपेशियाज या बॉल्डनेस की रीजंस भी हैं। अगर वो हैं तो आप ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते। तो ये चीज़ें स्क्रीन करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स जानता हूँ जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं, लेकिन वो ट्राइकोस्कोपी या फॉलोस्कोपी करते ही नहीं हैं। अच्छा। तो ये ऐसी कंडीशंस होंगी जिसमें आपके शायद 5 से 10% पेशेंट्स में फेलियर हो जाएगा, रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, पूरा डिजास्टरस रिजल्ट होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती हैं। उसके अलावा उसके ब्लड पैरामीटर्स, आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, आप डायबिटिक नहीं हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ब्लड काउंट सब नॉर्मल हैं, तो वो सब चीज़ें जब एक बार कंफर्म हो जाती हैं, उसके बाद हम एक मेडिकल फिटनेस कराते हैं न्यूट्रल फिजिशियन से, जिन्होंने सारी रिपोर्ट्स देखी हों और जो बताएं कि हाँ ये सेफ है कराने के लिए। तो ये सब चीज़ें करने के बाद जब हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो आपकी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एक तरह से मेजर्ड होते हैं, तो ये सब कैलकुलेट करके फिर हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो जैसे आपने मतलब डायबिटीज कितनी ज्यादा फिर कंट्रोल में नहीं होती है कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया ही नहीं जाता है? सो डायबिटीज के अलग पैरामीटर्स होते हैं, हम्म। फास्टिंग, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर देखा जाता है, तो अगर वो ब्लड दोनों रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, और अगर HbA1c जो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन होता है जिसमें 3 महीने की एक एवरेज शुगर लेवल्स हमें पता चल जाती है, अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं तब। तो फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट डेफिनेटली करा सकते हैं। डायबिटिक्स में भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान रखा जाता है टेक्निकली, लेकिन ऐसे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स की हमने हेयर ट्रांसप्लांट्स करी हैं जिनकी डायग्नोसिस ही हमारे टेस्ट की वजह से हुई थी। अच्छा। क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो डायबिटिक है, पहले डायबिटिक टेस्ट थे। कराए ही नहीं गए थे, तो जब उनके पहली बार टेस्ट हुए और वो डायबिटिक आए तो हमें फिर उनको किसी फिजिशियन या किसी डायबिटिक एक्सपर्ट के पास भेजकर मेडिसिन शुरू करा के, उसके बाद जब वो अंडर कंट्रोल आते हैं फिर हम उनके हेयर ट्रांसप्लांट्स करते हैं। ओके। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं क्या जिनमें हेयर ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकता है? ऐसी इंडिकेशंस होती हैं जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, उसके बहुत सारे फिर से पैरामीटर्स हैं। सो पहली चीज़, अगर किसी की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं या कोई ऐसे सोच के चल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा बॉल्डनेस है, डोनर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरा पूरा सर कवर्ड होना चाहिए। अच्छा। या कोई 40 साल का इंसान 20 साल की हेयरलाइन चाहता है कि एक छोटा सा माथा हो, तो ये सब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, तो ऐसी कंडीशंस में आप नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को OCD है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है इस तरह का कि उनको अपनी अपीयरेंस से रिलेटेड इतनी ज़्यादा वो रहती है कि हर चीज़ में अपनी फोटोग्राफ्स देखना, शीशा देखना, हर चीज़ में दे ट्राई टू गेट इनटू सेल्फ ऑब्सेस्ड इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस। तो हाँ, उस कंडीशंस में भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना होता है। इसमें कुछ मेडिकल टर्म्स होती हैं जिसमें लोग मल्टीपल प्रोसीजर्स कराते हैं, कोई अपने फेस के लिए, कोई बॉडी कंटूरिंग के लिए, हेयर ट्रांसप्लांट्स। तो अगर ऐसे कोई पेशेंट है जिन्होंने मल्टीपल कॉस्मेटिक सर्जरीज कराई हुई होती हैं तो वो भी एक रेड फ्लैग होता है, हमें देखना होता है कि क्या मेंटली वो पेशेंट स्टेबल है कि नहीं। इसके अलावा ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ देखनी होती है कि पेशेंट मेडिकली फिट है ब्लड रिपोर्ट्स के हिसाब से, और फिजिकली, क्योंकि एक लंबी सर्जरी है, 6 से 8 घंटे लगते हैं ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में, तो ऑब्वियसली उतने टाइम तक एक पोजीशन में स्टेबल रहना, लेटना, बैठना, जो सिटिंग पोजीशंस होती हैं, वो चीज़ को झेलना उनकी फिजिकल फिटनेस अलाउ करती है कि नहीं। जब स्पेशली जब सीनियर सिटीजन्स आते हैं सर्जरीज करने, 60 से ऊपर वाले जो लोग होते हैं जिनकी सर्जरीज करी जाती हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है इन सब पैरामीटर्स का। इसके अलावा स्कैल्प एग्जामिनेशन किया जाता है, तो ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे स्कैल्प की, जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसके साथ में एलोपेशिया एरिएटा जैसी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस के साथ मिक्स्ड है। अगर ऐसा है और वो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें शरीर आपके बालों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ों की पैरामीटर्स के हिसाब से अगर अबनॉर्मैलिटीज
चीज़ हैं तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। ओके। और चौथी चीज़, अगर आपका डोनर ही ठीक नहीं है जहाँ से आपको बाल बाल निकालने चाहिए। हैं, तो उसमें कंडीशन होती है जिसको डूपा कहा जाता है, डिफ्यूज अनपैटर्न एलोपेशिया, जिसमें आपका डोनर वीक है। तो उस कंडीशन में भी आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। तो ये सब ओके। चीज़ें एग्जामिन करके इन पर्सन जब आप दिखाते हैं, आजकल ट्रेंड ये है कि आप फोटोग्राफ्स भेजते हैं कि इतना गंजापन है, इतनी हो बॉल्डनेस है, पाएगा कि नहीं हो क्या पाएगा? कितना सर्जरी हो में खर्चा होगा, कितने बाल लगेंगे, एंड आप ये बता दीजिए। तो ये इस बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं या नहीं, जब तक आपका एक कोई क्वालिफाइड एक्सपीरियंस सर्जन खुद पूरे के पूरे पैरामीटर्स मेजर नहीं कर ले। तो पैरामीटर्स देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन बहुत टर्म्स ज़्यादा। ऑफ फिजिकल हेल्थ भी, आप मेंटली कितने प्रिपेयर हो, एवरीथिंग। एब्सोल्युटली। ओके। तो डॉक्टर, जैसे आपने जब आप बता रहे थे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि आप कितने ज़्यादा फिट हैं, इतने देर सेशंस पे बैठ सकते हैं कि नहीं है बैठ सकते हैं, हमें बताइए कि एक हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कितना ड्यूरेशन लगता है? अगर कोई आज आया है आपके पास कि हाँ मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो आज से कितने दिनों के बाद उसके हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी? नहीं देखिए, ये तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए हमें, जैसे ये सारे पैरामीटर्स अगर हमारे नॉर्मल हैं, स्कैल्प की हेल्थ ठीक है, ठीक है। स्कैल्प पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, डैंड्रफ नहीं हो रखी है, कई बार सेबोरिक डर्मेटाइटिस होती है, कई बार अलग स्कैल्प कंडीशंस होती हैं जिसको हमें दवाइयों से ट्रीट करना होता है। अगर सब ओके। कुछ क्लीन है और आपके ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल हैं, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं ये प्रोसीजर कराने के लिए, और सर्जन के पास डेट अवेलेबल है, तो आप कभी भी करा सकते हैं। उसमें ठीक कोई है। ऐसी नहीं है कि आपको इतने टाइम वेट करने की ज़रूरत है या पहले कोई दवाइयाँ यूज़ करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। ओके। कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस हो रहा होता है, जहाँ पे बीच-बीच में बाल मौजूद हैं, पेशेंट ने अच्छा। अभी तक दवाइयों को इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो आप ऐसी कंडीशंस में सीधे ट्रांसप्लांट में कई बार जंप नहीं करते हैं। पहले आप उनको दवाइयों पहले से। मेडिकल ट्रीटमेंट्स देते हैं, देखते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट्स 9 महीने से 12 महीने में कितना रिजल्ट दे रहे हैं। कई पेशेंट्स जो 10 से 15% पेशेंट्स हैं वो दवाइयों से ही खुश हो जाते हैं कि हाँ भी ठीक है। तो आप सर्जरी में जंप करना ज़रूरी नहीं है आपके लिए उस कंडीशन में। एक बार आपका क्राइटेरिया अगर ये बन गया कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट हैं और आपको कराना ज़रूरी है, जो भी आपको बॉदरेशन पॉइंट लग रहा है उसके हिसाब से, तो इन दैट केस आप डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं और उसमें कोई टाइमलाइन नहीं है। आप इमीडिएटली भी जंप कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले हमें जो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स हम मेंटेन रखते हैं अपने क्लिनिक में, उसमें सर्जरी से लगभग 4 से 5 दिन पहले एक स्पेसिफिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू देते हैं, ओके। जिसको आपको यूज़ करना होता है। सर्जरी से एक रात पहले से कुछ एंटीबायोटिक्स हम शुरू करते हैं और कुछ एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन शुरू करते हैं, क्योंकि आप एक इलेक्टिव सर्जरी के लिए जा रहे हैं। तो इलेक्टिव सर्जरी में ऑन द मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी आपको हो सकता है अंदर से घबराहट हो, एंग्जाइटी हो कि आज पता नहीं क्या होगा। हर एक का, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो रहता है उससे 10-20 बढ़ जाता है उस दिन पर, ये एक अच्छा। नॉर्म है। तो ये सब चीज़ें आप पहले जब इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये सब चीज़ें सॉर्टेड हैं, उस दिन हेयर ट्रांसप्लांट के दिन पे आपको लगभग 8 से 10 घंटे चाहिए होते हैं ऑन एन एवरेज पूरे ओके। क्लिनिक के स्टे के। अच्छा। डिपेंड करता है ऑब्वियसली कितने बाल लग रहे हैं उसके ऊपर, बट एक एवरेज फिगर अगर हम ये देखते हैं तो सर्जरी का टाइम 6 से 8 घंटे का होता है। ठीक है। और ओवरऑल आपको क्लिनिक में जो रखा जाता है सर्जरी से पहले, सर्जरी की तैयारी बाद में। करने के लिए, सर्जरी के बाद थोड़े टाइम ऑब्जर्व करने के लिए, तो उसमें लगभग 8 से 10 घंटे आपके एक दिन के होते हैं। तो आप अगर सुबह 9 बजे सर्जरी के लिए आ रहे हैं तो आप शाम को 7-8 बजे तक वापस घर चले जाते हैं। ठीक है। उसके लिए आपको कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका ये प्रोसीजर पूरा लोकल एनेस्थीसिया में होता है, तो आपको बेहोश नहीं किया जाता है। हाँ। आपके सर को सिर्फ इंजेक्शन से सुन करते हैं। एक बार वो सुन हो गया, उसके बाद पूरा प्रोसेस खत्म करते हैं। जब हम उसको डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को, तो उनके सर पे पूरी बैंडेज होती है। उसके साथ वो घर चले जाते हैं। उसके बाद 2 दिन बाद हम फिर बुलाते हैं, बैंडेज ओपन करते हैं, सब कुछ साफ करते हैं। पहला शैम्पू हम क्लिनिक में देते हैं, उनको सिखाते हैं कि आपको कैसे शैम्पूइंग करना है अगले दिन से। उसके अगले दिन से वो अपनी एक्टिविटीज और सारी चीजें रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली एक ही दिन का 3 दिन मान सकते हैं 3 आप, दिन, लगभग ऑन एन 3 दिन, एवरेज या 3 डेज का रहता है। तो आपने जैसे बताया कि पहले एंटी डैंड्रफ शैम्पूज वगैरह भी दी जी। जाती हैं, तो अगर किसी को डैंड्रफ है तो फिर उनमें हेयर ट्रांसप्लांट के सर्जरी में दिक्कतें आ सकती हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती जब तक कि एक कंडीशन होती है जिसको सोरियासिस कहते हैं। अगर एक्टिव इन्फ्लेमेशन सोरियासिस की है तो उस कंडीशन में उसको पहले ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है। अदरवाइज सेबरिक डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ की जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं वो लगभग हमारे 50 से 60% पेशेंट्स में रहती है। उसको आप कभी ट्रीट नहीं कर सकते हैं, उसको हम सिर्फ कंट्रोल करते हैं। तो कुछ शैम्पूज दिए जाते हैं, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसके साथ में वो पूरी तरह से कंट्रोल करके फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो डॉक्टर, जैसे अगर किसी को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो सबसे पहले ये बताइए कि टोटल बाल कितने लगते हैं और किस एरिया से बाल लिया जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ आपके सिर के बाल से ही यूज़ करके बिल्कुल। किया जाता है, और भी ऐसे बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ से बाल लेकर के किए जाते हैं? जी बिल्कुल। तो हेयर ट्रांसप्लांट में मेन डोनर जो होता है वो आपके सर के पीछे और साइड का ही एरिया होता है, क्योंकि ये आपके सर के बालों के साथ का बिल्कुल बेस्ट एस्थेटिक मैच होता है। आगे और पीछे के बाल अच्छा। बहुत मिलते जुलते होते हैं।
शरीर के बाल जैसे दाढ़ी के बाल हो गए, चेस्ट के बाल हो गए, अब्डोमेन के बाल हो गए, लेग्स के, हाथों के बाल हो गए, इनका टेक्सचर, ग्रोथ पैटर्न, ग्रोथ रेट सब चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा। तो अगर किसी के बहुत ही थिक कर्ली बाल हैं, उनके साथ उनके बियर्ड के बाल बहुत ब्यूटीफुली मिक्स कर जाते हैं। चेस्ट के बाल बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं उनके अंदर। सारे बालों का अपना एक एस्थेटिक्स होता है और अपनी एक फिजियोलॉजी होती है जिसमें बाल कैसे ग्रो करेगा, कैसे स्टैग्नेट होगा, कैसे शेड होगा और फिर से कैसे ग्रो करेगा। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मैच करनी चाहिए। तो जिनके बहुत पतले स्ट्रेट सिल्की बाल होते हैं जिसके अंदर हम अगर बॉडी हेयर यूज़ कर रहे हैं तो उनको हम फिलर की तरह यूज़ करते हैं कि आपने 5 से 6 स्कैल्प के बाल लगाए हैं, उसके बीच में एक आपने बॉडी का हेयर लगा दिया। लेकिन किसी के बहुत ही थिक और कर्ली बाल है, उसमें आप 1-2 करके भी लगा सकते हैं कि आपने एक स्कैल्प का बाल, 2 स्कैल्प के बाल लगाया, उसके साथ में एक बियर्ड का बाल लगा दिया, तो वो भी बहुत ब्यूटीफुली मर्ज कर जाता है। बाल कितने लगने हैं ये बहुत चीज़ों पे डिटरमिन करता है कि आपकी एज कितनी है। आप एक एडवांस स्टेज पे हैं कि 40-45 साल की आपकी उम्र हो गई है और अब आपकी बॉल्डनेस बहुत स्टेबल है, प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा नहीं करेगी, तो आप एक हाई डेंसिटी ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। अच्छा। लेकिन कोई ऐसा जो 25-30 साल की एज पे है, जिनकी बॉल्डनेस अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, शुरू-शुरू की है और थोड़ी-सी क्राउन की थिनिंग है, वो आगे चल के हो सकता है उनकी फैमिली में पैटर्न हो कि पूरा बॉल्ड हो कोई। तो उस कंडीशन में हमें डोनर को रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप सारा कुछ एक एज पे एक आज ही ही बार यूज़ में कर लें, लें, क्योंकि हाँ। ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी 3 साल बाद या 2 साल बाद शादी है। मुझे सिर्फ शादी तक ही अपने हेयर की चिंता है, उसके बाद आगे क्या होगा आई डोंट केयर। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप अगर आज बहुत ज़्यादा बाल एक एरिया के लिए यूज़ कर लेंगे, आपके पास आगे के डोनर रिजर्व्स अगर नहीं बच रहे हैं, तो 3 से 5 साल बाद जब आपके यही वाले बाल रह जाएँगे और बाकी बाल चले जाएँगे, तो वो एक अननेचुरल लुक लेके आज की डेट में आप बहुत सारे ऐसे पेशेंट घूमते हुए देखेंगे जिनके सिर्फ आगे-आगे कुछ बाल लगे हुए हैं और बाकी पीछे पूरा चला गया है। हाँ। तो वो और ज़्यादा अननेचुरल लगता है। तो इट्स बेटर कि हुँ। आप एक 3 डायमेंशनल अपीयरेंस के हिसाब से देखें कि आपकी आज की एज कितनी है, फ्यूचर प्रोग्रेशन कितना हो सकता है, डोनर कैपेसिटी कितनी है, बालों का टेक्सचर कैसा है, कैलिबर कैसा है, कितना मोटा घुंघराला बाल है। अगर सेम एरिया को कवर करना है कि ग्रेड 3 या 4 के एरिया को आपको कवर करना है जिसके बाल पतले और सीधे हैं, ठीक है। उनके लिए आपको जो डेंसिटी देनी पड़ेगी, विज़-अ-वी अगर आप उसको कंपैरिज़न करते हैं एक ऐसे इंसान जिसके मोटे और घुंघराले बाल हैं, तो उसकी डेंसिटी आपको कम डेंसिटी में भी उतनी ही अच्छी इल्यूज़न मिल जाएगी कि कवरेज बहुत अच्छा है। तो ओके। ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी होती है। इसको एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं कवरेज वैल्यू अच्छा। हेयर ट्रांसप्लांट में। तो कवरेज वैल्यू में हम देखते हैं कि बालों का टेक्सचर कैसा है, कितना मोटा बाल है और कितने नंबर ऑफ हेयर पर ग्राफ्ट है। तो इन सब चीज़ों को साथ में हम मल्टीप्लाई करके उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करके फिर कवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कितने बालों की ज़रूरत है। ओके। अच्छा, आपने जो बॉडी पार्ट्स वाली बात कही थी, ये आप बॉडी की किसी भी मतलब पार्ट से भी हेयर जी। ले सकते हैं, तो फिर कैसे डिसाइड किया जाता है और उसका प्रोसेस क्या होता है? मतलब वो बालों को शेव कर दिया जाता है? उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए। ओके, सो आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है हेयर ट्रांसप्लांट में कि आप शेवन या अनशेवन कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा सर शेव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप अनशेवन हेयर ट्रांसप्लांट्स भी कर सकते हैं, अलग-अलग टेक्निक्स हैं। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है जिसमें एक भी बाल छोटा भी नहीं किया जाता, उसको लंबे बाल की तरह ही इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो आपको इमीडिएटली अच्छे रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपके सर्जन आपको बताएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कराने के लिए। ओके। जहाँ तक बियर्ड और चेस्ट की बात है, तो बियर्ड की ग्रोथ नॉर्मली जैसे हम सर्जरी करने जा रहे होते हैं और अगर हमें बियर्ड यूज़ करनी होती है तो हम पेशेंट को 3 से 4 दिन पहले से शेव करना बंद करने को बोल देते हैं ताकि कि ग्रोथ आपकी थोड़ी बहुत ग्रोथ आ जाए। फिर हम उसको अपनी रिक्वायर्ड लेंथ पे ट्रिम कर लेते हैं और फिर उसमें से बाल पंच करते हैं। तो बियर्ड के तो बाल बहुत छोटे-छोटे होते हैं फिर? बियर्ड जब स्टबल की तरह होती है तो हमें सिर्फ 0.5 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर भी अगर बाल दिख रहा है बियर्ड का, तो उतना बहुत होता है हमें पंच करने के लिए वो बाल। ओके। तो ऐसा नहीं होता है कि बियर्ड को आप चेहरे से निकालते हैं, चेहरे से मैं कभी यूज नहीं करता हूँ। तो इट्स ऑलवेज इन द शैडो एरिया। तो यहाँ से जानी आपकी चिन के नीचे वाला जो एरिया है, हाँ। वहां से बाल हम पंच करके निकालते हैं, ताकि वहां पे अगर छोटे छोटे से डॉट्स के निशान होते भी हैं जो नॉर्मली नहीं रहते पता हैं, चलता है। तो वो दिखते नहीं है क्योंकि आपके फ्रंट फेस में वो नजर नहीं आता है। अगर आप डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं और अगर किसी ने फेस से बहुत ज्यादा बाल निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे आपके फिर वो छोटे छोटे डॉट्स नजर दिखेंगे। आएंगे, तो वो एस्थेटिक नहीं लगता है। तो हम्म। बियर्ड हमेशा मैं शैडो एरिया से निकालने की कोशिश करता हूँ। चेस्ट का ये प्रिंसिपल होता है कि चेस्ट के बालों की ग्रोइंग फेज बहुत कम होती है। यानी आपके जो अगर चेस्ट के 1000 बाल हैं तो उसमें से कितने बाल एक्चुअली ग्रो कर रहे होंगे वो बहुत कम परसेंटेज के होंगे। ओके। तो हम चेस्ट के अगर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो सर्जरी करने से 3 हफ्ते पहले हम पेशेंट को बोलते हैं क्लीन शेव कर दीजिए अपना चेस्ट। क्लीन शेव क्लीन कर शेव दीजिए। रेजर से पूरा। अच्छा। तो ओके। उसके बाद 3 हफ्ते में आपकी कितनी ग्रोथ आती है, जो फॉलिकल्स ग्रो कर रहे होते हैं वही एनेजन फेज वाले ग्रोइंग फेज वाले फॉलिकल्स हैं, तो सिर्फ वही वाले फॉलिकल्स को हम पंच करके निकाल लेते हैं। पंच करके निकाल लेते हैं मतलब? सो FUE एक टेक्निक है जिसको फॉलिकुलर यूनिट एक्सीजन कहते हैं। तो उसमें
बेसिकली आप एक माइक्रो मोटर में एक पंच अटैच होता है, जैसे अगर आपका ये बाल है तो आप उस पंच को उसके अराउंड लेके जाते हैं, वो रोटेट और ऑसिलेट कर रहा होता है मशीन के हिसाब से, Okay. आपके पेडल कंट्रोल से वो उस फॉलिकल को पंच करता है और उसके बाद आप फोर्सेप्स से पकड़ के उसको निकाल लेते हैं। तो एक बार में एक ही फॉलिकल निकलता है या फिर कई निकल सो सकते हैं? अगेन इसमें फॉलिकल यूनिट होता है एक चीज जिसको ग्राफ्ट कहते हैं। Okay. उसमें 1, 2 या 3 बाल हो सकते हैं यूजुअली इंडियंस में या एशियंस में। कॉकेशियंस जो होते हैं, जो इंटरनेशनल पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनके 4, 5, 6 वाले ग्रुप्स भी होते हैं, मल्टीपल्स। Okay. इंडियंस में नॉर्मली 1, 2, 3 होते हैं, कुछ में 4s भी होते हैं और बहुत रेयरली 5s होते हैं। Okay. तो इसमें आप पूरे यूनिट को पंच करते हैं, आप एक बाल को पंच नहीं करते हैं। तो अगर उसमें 2 या 3 बाल हैं तो आप पूरे के पूरे यूनिट को साथ में पंच करेंगे। कहाँ वो बाल लगाना है वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि आपकी हेयरलाइन की जो जोन है जहाँ पे बाल आगे बनाए जा रहे हैं, जो नेचुरलनेस देने की बात होती है, वहाँ पे सिंगल हेयर लगाए जाते हैं हमेशा एक एक वाले, ताकि वो नेचुरल लगे। वहाँ पे डेंसिटी नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो विग जैसा लगता है। हाँ. और जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं वहाँ पे डबल्स जिसमें 2 बाल होते हैं उसको यूज करते हैं। जो फोरलॉक टफ्ट होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है, यहाँ पे लाइट सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, तो इस एरिया में हम ट्रिपल्स यूज करते हैं जहाँ पे ज्यादातर 3-3 बाल वाले फॉलिकल्स यूज होते हैं। ओके. तो यहाँ मान लीजिए अगर आपने कहा ये मेन डोनर एरिया होता है, यहाँ के बाल अगर कम है तो फिर मतलब मोस्टली क्या आपके बॉडी ऑर्गन से ही बाल लिए जाते हैं? जी। तो कौन सा फिर आपके लिए ज्यादातर होता है? बियर्ड, चेस्ट, बियर्ड हमेशा सेकंड बेस्ट मैच होता है स्कैल्प से। ओके. स्कैल्प की एस्थेटिक्स और जो ग्रोइंग पैटर्न, फॉलिंग रेट, सब चीजें सबसे क्लोज होता है आपके स्कैल्प के बालों के वो साथ। बियर्ड होता है. सेकंड बियर्ड होता है जो आपके नीचे के पार्ट से हम निकाल लेते हैं। थर्ड जो बेस्ट ग्रोथ मानी जाती है वो चेस्ट की मानी जाती है, बट चेस्ट का सर्वाइवल परसेंटेज काफी कम होता है। तो आप अगर 100 बाल चेस्ट के लेके लगा रहे हैं तो आपके हो सकता है 40, 50, 60% ही बाल ग्रो करें, उससे ऊपर ग्रो नहीं करते। अच्छा. जो सर के बाल होते हैं वो अगर कोई अच्छा सर्जन है और अच्छी टीम है जो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उनका सर्वाइवल रेट 95-96% रहता है। ओके. बियर्ड का सर्वाइवल लगभग 100% होता है। अच्छा. तो बियर्ड की ग्रोथ की बहुत अगर डेंस है और अगर आपका स्कैल्प का डोनर उतना थिक नहीं है तो हम इन दोनों चीजों को मर्ज करके बहुत अच्छी तरह से हेयर ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। और हाथ पैर के बाल फिर वो कब यूज होते हैं? बहुत कम यूज हो, मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ में शायद 2 या 3 पेशेंट्स में ही उसको यूज किया है। बट अगेन वो सिर्फ इस पे डिटरमिन होता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, कहाँ के बाल आप मैच करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के बिल्कुल फाइन हेयर जो टेम्पल के होते हैं और हेयरलाइन के होते हैं, वहां पे जब बाल आप चाहते हैं और आप उसके लिए मैच कराना चाहते हैं, तब थोड़े बहुत आप फाइन जो हाथों में अगर बाल हैं और पैरों पे बाल हैं, जो पतले बाल हैं, उनको आप सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। ओके. तो जैसे मतलब शरीर की जो हेयर ग्रोथ है वो फिर से वापस आ जाती है अगर वहां से बाल निकालते हैं? कहीं से भी जहां से आप हेयर ट्रांसप्लांट में बाल निकाल रहे हैं वहां बाल वापस नहीं आ रहा है, नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि अगर पीछे 25,000 बाल हैं तो उसमें से आप मैक्सिमम 10-12 हजार बाल ही निकाल सकते हैं, बाकी बाल आपको छोड़ने जरूरी है उस एरिया को कवर रखने के लिए। तो अगर आप एक बाल को जड़ के साथ निकाल रहे हैं और कहीं लगा रहे हैं तो वहां से जड़ निकल चुकी है आपके बाल की, जिस भी डोनर से निकाली हो, उस पाथ पे डॉट रह जाएगा, वहां बाल वापस नहीं आएगा। तो वो डेंसिटी, आप हेयर ट्रांसप्लांट में कोई नया बाल नहीं उगा रहे हैं, आप हेयर ट्रांसप्लांट में सिर्फ रीलोकेट कर रहे हैं। सर के पीछे और साइड के बाल ज्यादातर डीएचटी रेजिस्टेंट होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो उस एरिया को इम्पैक्ट नहीं कर पाता है। तो जब हम उस बाल को निकाल के आगे लगाते हैं तो वो बाल टेस्टोस्टेरोन से इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वो बाल हमेशा एक लॉन्ग स्टैंडिंग हेयर रहेगा। जबकि ये वाले बाल सारे जो है ये टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी बाय प्रोडक्ट बन रहा है, उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, इसलिए वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस के अंदर आ रहा है। और ये टोटली जेनेटिकली डिटरमिन्ड है। तो इसके बहुत सारे मिथ्स हैं। लोग सोचते हैं हम हेलमेट पहनते हैं, हमने स्ट्रेटन करा लिए, स्मूदन करा लिए बाल, सिल्की करा लिए, कर्ल करा लिए, या हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं, या हमारा फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ लोकेशन था, या हम लोग ने बालों का ध्यान नहीं रखा इसलिए हमें हेयर लॉस हो गया है। ऐसा नहीं होता है। हेयर लॉस इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स फॉर मेल्स। जेनेटिक्स और हार्मोन्स का मिक्सचर होता है मेल्स में, और फीमेल्स में सिर्फ जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है। तो अगर ये इंडिकेशन है तब सेंस बनता है कि हाँ उनको मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो सकता है। ठीक। तो अगर कोई पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता है तो आप उनको क्या बोलेंगे कि कौन सी चीजें जो आज से अभी से तुरंत उनको बंद कर देनी चाहिए? ओके, सो सबसे पहली चीज, अगर वो स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग आज से ही क्विट कर दें। स्मोकिंग के अंदर जो भी केमिकल्स रहते हैं, निकोटीन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी जितने केमिकल्स हैं, वो सब वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, यानी आपकी ब्लड सर्कुलेशन को एक पार्ट को कम पहुंचाएंगे। तो आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स में स्मोकिंग ब्लड सप्लाई कम कर रहा है। ठीक है। जब आप बाल हेयर ट्रांसप्लांट में निकालते हैं तो सर के पीछे या कहीं से भी अगर आप बाल निकाल के यहाँ लगा रहे हैं तो उसमें अपना ब्लड सप्लाई नहीं है। आप जब वो स्किन में डालते हैं तो वहां से उसका ब्लड सप्लाई पकड़ता है। तो अगर कोई स्मोक कर रहा है और वहां पे अगर ब्लड सर्कुलेशन कम पहुंच रही है तो वो बालों का सर्वाइवल रेट गिर जाएगा।
तो आपका नॉर्मली जो मैंने आपको बताया 95, 96, 97% सर्वाइवल मिलने वाला था, वो हो सकता है 5 से 50% तक गिर जाए। अच्छा, इतना गिर सकता है? जी, इसलिए स्मोकिंग एक बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेशन है। दूसरा, अगर कोई स्मोक करता हो तो आप नॉर्मली अगर हाई डेंसिटी ट्रांसप्लांट करने के लिए जगह बनाते हैं, तो जो इंसिजन्स बनते हैं वो अगर आप एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा इंसिजन बना देंगे, वहाँ की स्किन मर सकती है। उसको नेक्रोसिस कहते हैं। तो अगर कोई स्मोक करता है, हम क्लियरली उनको बोलते हैं कि अगर आप ये बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू रखने वाले हैं और आप 10, 15, 20 सिगरेट रोज़ की पीते हैं और आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये सोच के चलिए कि आप आइडियली हेयर ट्रांसप्लांट ना कराएं, आपके लिए बेटर होगा। ओके। ऑलराइट, सो आप जितना जल्दी हो सके स्मोकिंग क्विट करें। उसके बाद उसकी एक एब्स्टिनेंस होती है जो आप 7 से 15 दिन की रखें। उसके बाद भी जब आप ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, उसके फॉलोइंग मंथ्स में भी आपको वापस स्मोकिंग पे नहीं जाना है जब तक आपकी ग्रोथ नहीं आ जाती है। आइडियली तो आप हमेशा के लिए छोड़ दें तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप फिर से रिज्यूम भी करना चाहते हैं स्मोकिंग, तो आप 4 से 5 महीने की एब्स्टिनेंस रखें। इसीलिए हमारे ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं जो हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, उसमें से 90-95% लोग स्मोकिंग क्विट कर देते हैं, क्योंकि 4-5 महीने स्मोक नहीं किया तो ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा ऑब्वियसली अगर कोई डायबिटिक है, किसी का ब्लड प्रेशर है या कोई मेडिसिन चल रही हैं, तो हम वो सारी चीज़ें देखते हैं। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स बहुत सारे आए हैं जिन्होंने पहले स्टेंटिंग कराई हुई है हार्ट की, या पहले हार्ट का बाईपास हो चुका है। तो अगर ऐसी सर्जरीज हैं तो वो कुछ ब्लड थिनर्स पे होते हैं, कुछ मेडिसिन चल रही होती हैं, तो उन मेडिसिन को भी हम ब्लड टेस्ट कराने के बाद उनके कार्डियोलॉजिस्ट के साथ या उनके सर्जन के साथ बात करके उन मेडिसिन को टेपर कर देते हैं, बंद कर देते हैं 4-5 दिन पहले से, और उसके बाद उसको हम फिर से शुरू करते हैं सर्जरी के लगभग 5 दिन बाद। तो डॉक्टर, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के कितने दिन के बाद फिर वापस से बाल आने शुरू हो जाते हैं? सो हेयर ट्रांसप्लांट में एक सीक्वल होता है। जिस दिन आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, जैसे मैंने बताया, उसके 2 दिन तक बैंडेज रहती है। 2 दिन के बाद आपके सर पे जो छोटे छोटे बाल लगाए गए हैं, उनके आसपास उनके क्लॉट्स होते हैं, जो ब्लड के क्लॉट्स जमे होते हैं, उससे स्कैबिंग हो जाती है। जैसे पपड़ी जमती है वैसा हो जाता है लगभग 10 से 12 दिन में। उसको हम 10-12 डेज के आसपास एक बार क्लिनिक बुला के साफ कर देते हैं। जब ये पार्ट हो गया है, उसके बाद आपकी एक शेडिंग फेज शुरू होता है, जिसमें आपके जो भी बाल लगाए गए हैं पहले वो टूट के गिरेंगे। अच्छा। आपकी रूट वहीं रहेगी, उस रूट में से नया बाल निकलेगा और उसकी ग्रोथ में लगभग 2 से 3 महीने तक लग जाते हैं। जब ये 2-3 मंथ्स का फेज निकल जाता है, उसके बाद हर महीने सुधार आता है। बहुत सारे पेशेंट हमें लगभग 2.5-3 महीने के आसपास फोटोज भेज के कहते हैं कि हमें तो रिजल्ट दिख ही नहीं रहा, जबकि उनको समझाया जा चुका होता है पहले। फिर भी एक एंग्शियस बिहेवियर होता है कि आपको लगता है कि ये रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद फॉलोइंग हर महीने आपका रिजल्ट इंप्रूव करता चला जाता है। आपकी सिग्निफिकेंट अपीयरेंस जो चेंज दिखता है कि आपने जो कराया उसमें पूरा बॉल्डनेस था, हेयरलाइन नहीं थी और फिर पूरे बाल आ गए, उस चेंज को आने में लगभग 4 से 6 महीने हमारे पेशेंट्स में लगता है। फाइनल रिजल्ट्स, पूरा घनापन, पूरी लेंथ आने के लिए लगभग साल भर तक का टाइम आप मान सकते हैं। तो जैसे एक बार बाल पूरे वापस आ जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, तो फिर ऐसा होता है कि कोई चांसेस है कि फिर से हेयर फॉल हो सकता है? देखिए, तो हेयर फॉल और हेयर लॉस 2 डिफरेंट एंटिटीज हैं। इसकी क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता है कि हेयर फॉल एक अलग चीज़ है, हेयर लॉस एक अलग चीज़ है। बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अपनी रील्स में, अपने वीडियोस में ये बातें करते हैं कि आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप गंजे हो रहे हैं। हेयर फॉल एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंटिटी है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर इंसान को एक रोज़ के अगर आप बाल गिरने का प्रतिक्रिया देखते हैं, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 100 बाल, 50 से 100 बाल के बीच में रोज़ किसी के भी टूट सकते हैं, मेरे भी। उससे कोई भी बॉल्डनेस का लेना देना नहीं है। ये चीज मॉनसून्स के आसपास और जब सीजनल चेंजेस होते हैं विंटर्स के आसपास, तब सबका बढ़ता है। और ज्यादातर इंडियंस में यही सीजन है जिसमें आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा दिखेगा, और उसके बाद ही अपने आप स्टेबलाइज होके बंद हो जाता है। तो इसके लिए आप अगर कोई एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं जिसमें आपको बोला जाता है ये तेल यूज कर लीजिए, ये शैम्पू यूज कर लीजिए, इससे ये ठीक हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। हेयर लॉस होता है जब आपका मोटा बाल पतला हो रहा है, रुएं जैसा हो रहा है, और फिर वो बाल वहां से खत्म हो रहा है, जड़ निकल गई वहां की, और वो पोर शट ऑफ हो गया, वो चिकना हो गया एरिया, उसको हेयर लॉस कहते हैं। हेयर लॉस में आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना होता है। तो हेयर ट्रांसप्लांटेड बालों की भी गिरने की जो फिनोमिनन है वो वैसे ही रहती है कि वो शेड वैसे ही करेंगे, ग्रो वैसे ही करेंगे जैसे आपके नॉर्मल बाल है। तो आपके शरीर में जो सर पे बाल हैं, वो हर बाल 13 से 15 बार पूरी लाइफ में गिर के ग्रो करता है। लेकिन क्योंकि एक एनाइसोट्राइकोसिस होती है कि हर बाल अलग अलग स्टेज में होता है, तो ऐसा नहीं है कि सारे बाल एक साथ गिर गए और फिर सारे ग्रो कर रहे हैं। कुछ बाल गिरेंगे, कुछ बाल नहीं गिरेंगे। तो एट अ टाइम 1% बाल आपके शेडिंग फेज में हो सकते हैं, और अगर आप 1 लाख बाल मानते हैं और उसमें से 1% बाल गिर रहे हैं, तो मैक्सिमम आपके 100 बाल तक गिर सकते हैं एक दिन में। इसके लिए ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, और ट्रांसप्लांटेड हेयर भी शेड होंगे
जाएंगे कभी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपने पीछे के बाल यहाँ लगाया और वो फिर से पूरा खाली हो गया। लेकिन लोग एक टैगलाइन बेचते हैं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से ये बताते हैं कि एक परमानेंट सोल्यूशन ऑफ बॉल्डनेस है। हाँ। आप आज करा लेंगे, एक बार करा लेंगे, ये जिंदगी भर Lifetime। ऐसे ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर आपके सर के पीछे के ही बाल लेके हम आगे लगा रहे हैं। ये बाल उम्र के साथ पीछे वाले बाल भी पतले हो रहे हैं। ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस इफेक्ट नहीं है, हार्मोन से इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन उम्र के साथ 25 साल के बाद हर डिकेड में आपके 5 से 10% बाल पीछे के कम हो रहे हैं। तो अगर आप यही बाल लेके आगे लगा रहे हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बालों में भी थिनिंग जरूर दिखेगी। इसके लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं ताकि वो थिनिंग डिले हो जाए, आपके एग्जिस्टिंग बाल भी बचे रहें और उसके साथ में आप एक ओवरऑल रिजल्ट मेंटेन रख सकें। लेकिन अगर कोई 25 से 30 साल में अपना पहला ट्रांसप्लांट करा रहा है तो मैं उनको जरूर से बोलता हूं कि आप कम से कम 2 हेयर ट्रांसप्लांट्स के लिए तैयार रहें अपनी लाइफ में, और हो सकता है आपको 3 ट्रांसप्लांट्स की भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जरूरत पड़े। तो डॉक्टर, जैसे कुछ लोगों के ना मिथ्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के अराउंड में, तो प्लीज़ आप थोड़े से मिथ्स क्लियर करिएगा। हेयर ट्रांसप्लांट के कितने दिनों तक फिर हम शैम्पू अवॉइड करना चाहिए या शैम्पू कब स्टार्ट करना चाहिए? शैम्पू हम लोग अपने पेशेंट्स में तीसरे दिन से शुरू कर देते हैं। तीसरे दिन बैंडेज खुलवा के पहला शैम्पू हम क्लिनिक में ही दे देते हैं। लेकिन जो शैम्पूज यूज किए जाते हैं वो बहुत ही माइल्ड शैम्पूज होते हैं, डेली बेस्ड यूज शैम्पूज होते हैं जो पैराबेन सल्फेट फ्री होते हैं। तो ये कोई स्पेसिफिक शैम्पूज होते हैं? बहुत सारे ब्रांड्स में ये शैम्पूज मिलते हैं। लेकिन ये जो शैम्पूज होते हैं उस पर लिखा होता है कि ये बने हैं डेली यूज के लिए और ये पैराबेन और सल्फेट फ्री है। तो अगर ये सारी चीजें आप देखते हैं तो आप कोई भी ब्रांड का पैराबेन सल्फेट फ्री शैम्पू जो डेली बेस के लिए बना है उससे आप शैम्पू कर सकते हैं। यही शैम्पू हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज करने के लिए पेशेंट्स को कहते हैं। बहुत सारे क्लिनिक्स लोगों को कहते हैं कि आप बेबी शैम्पूज यूज कर लीजिए, बच्चों के जो जैसे आते थे शैम्पूज वो यूज कर लीजिए। वो बेबी शैम्पूज एडल्ट्स के लिए नहीं बने होते हैं, तो इसलिए वो शैम्पू का कोई सेंस नहीं है। लेकिन आप अगर पैराबेन सल्फेट फ्री डेली यूज शैम्पू यूज कर रहे हैं तो आप तीसरे दिन से उसके शैम्पू शुरू कर सकते हैं। ये हर सर्जन और हर क्लिनिक के हिसाब से गाइडलाइंस चेंज हो जाती हैं। कुछ सर्जन्स 7 दिन के बाद अपना शैम्पूइंग शुरू करते हैं, कुछ 10 दिन के बाद करते हैं। हम लोग अपने पेशेंट में तीसरे दिन से शैम्पू पिछले 15 साल से करते आ रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो कोई प्रोसेस होता है शैम्पू करने का जो चेंज हो जाता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद? कैसे? तो ट्रांसप्लांट में जो बाल होते हैं उसको चिपकाया नहीं जाता है। आपका एक इंसिजन बनाया गया है जिसके अंदर बाल आपने सिर्फ प्लेस किया हुआ है। तो जहाँ पे बाल अंदर डाला हुआ है, अगर उस पार्ट को आप शुरू के दिनों में फ्रिक्शन कॉज कर दें, रगड़ दें, घिस दें, तौलिए से रगड़ दें या शैम्पू के टाइम मल दें, तो वो बाल निकल आएंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे। अच्छा। तो आपको पहले 10 से 12 दिन बहुत कॉशियस तरीके से बोला जाता है कि आप फ्रिक्शन कॉज ना करें। अगर आप शैम्पू कर रहे हैं तो मैं अपने पेशेंट्स को जो कहता हूँ वो ये कहता हूँ कि आप एक लिक्विड बना लें जिसमें पानी भर के थोड़ा सा शैम्पू का स्प्रे करके एक घोल बना लें उसका फोमी लिक्विड, और उसको सर पे पोर कर लें, सिर्फ रगड़े नहीं, सर पे 2-3 मिनट रहने दें और फिर धो दें। तो उस तरीके से आपका फ्रिक्शन कॉज नहीं होता है। और उसको सुखाने के लिए भी फिर तौलिया इस्तेमाल करने के लिए मना किया जाता है, तो आप एयर ड्राई कर लें, उसको नॉर्मली पंखे के नीचे बैठ के सुखा लें। दैट इज द वे जिसमें आप उसका प्रिवेंट कर सकते हैं कि उससे प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो बाल शुरू के दिनों में ही निकल गया। ओके। ऑयलिंग फिर कब शुरू कर देनी चाहिए और कोई स्पेसिफिक ऑयल्स होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद यूज करने चाहिए? ऑयलिंग अनफॉर्चुनेटली इंडिया का एक बहुत बड़ा मिथ है। मिथ है। ओके। ऑयलिंग का कोई रोल नहीं है। ज्यादातर इंडियंस की ऑयली स्किन होती है क्योंकि हम अपने फूड्स में जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्राइड ऑयल, घी, तेल, बहुत चीज़ें भरी होती है। इस तरह की होती है कि आपके शरीर में वो फेस पे और स्कैल्प पे आ ही जाता है। इसके साथ में अगर आप और ऑयल लगा रहे हैं तो ऑयलिंग की वजह से ही जो ऑयलीनेस होती है वहीं के नेटिव जो फंगस और बैक्टीरिया वही प्रोलिफरेट करके वहाँ पे डैंड्रफ क्रिएट करते हैं। तो ऑयलिंग अगर आप करना चाहते हैं वो सिर्फ एक कंडीशनिंग के लिए है, यानी आपके हेयर की जो आउटर क्यूटिकल होती है उसके बाहर की जो ऑयल की लेयर होती है उसको बरकरार रखने के लिए आप ऑयलिंग कर रहे हैं। वो भी प्रॉब्ली धोने से 5-7 मिनट पहले आप एक लेयर बनाकर और उसके बाद उसको शैम्पू से धो दें तो वो बेटर है। अदरवाइज ऑयलिंग का कोई रोल नहीं है। मेरे पेशेंट्स में मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 1 साल तक ऑयल छूने के लिए बिल्कुल मना करता हूँ। मना कर देते हैं बिल्कुल कि आपको छूना ही नहीं है ऑयल, एंड आप सिर्फ कुछ मेडिकेशंस यूज करते हैं अपने एग्जिस्टिंग हेयर को बचाने के लिए। कोई ऑयलिंग, कोई मसाजिंग नहीं करनी होती। ठीक है। हेलमेट और कैप पहनना अलाउड होता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद? लगभग 3 से 4 हफ्ते के बाद हम लोग अपने पेशेंट्स को हेलमेट्स भी अलाउ कर देते हैं। कैप तो हम सर्जरी के तीसरे दिन जब बैंडेज खोलते हैं
उसके बाद आपको समझाते हैं कि आप एक सर्जिकल कैप जो हम पहनते हैं सर्जरी के ड्यूरिंग, जो अंदर से जिसके कोई पोर्स नहीं होते, स्टेराइल होती है, वो आप पहनेंगे। उसके ऊपर आप एक लूज कैप पहन सकते हैं। ठीक तो है। तीसरे दिन के बाद से हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स नॉर्मल कैप्स या लूज बीनी टाइप की कुछ पहन के अपने काम पे वापस चले जाते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा डॉक्टर, जैसे अगर हेयर ट्रांसप्लांट कोई करा रहा है तो उसको प्रोसेस को पूरा समझाइए कि क्या उनके बाल को पूरा शेव कर दिया जाता है, फिर कहाँ से बाल लेके कैसे? और ये सबसे बड़ा सवाल तो ये रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस पेनफुल होता है क्या? तो सो हेयर ट्रांसप्लांट टोटली पेनलेस है। Okay. हेयर ट्रांसप्लांट में 1% भी पेन नहीं होना चाहिए आइडियली, अगर कोई एक्सपीरियंस सर्जन आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है। ठीक। हेयर ट्रांसप्लांट में आपको पेन सिर्फ जो शुरू के 3 से 5 मिनट पे लोकल एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए जाते हैं, सुन करने के जो इंजेक्शन होते हैं, वो जब दिए जा रहे होते हैं तब आपको थोड़ा बहुत पेन डिस्कम्फर्ट होता है। उसको भी कम करने के लिए हम लोग अपने क्लिनिक में एक पूरी नंबिंग क्रीम पहले लगा के आपको 1 घंटा बिठाते हैं। उसके बाद जब इंजेक्शन देते हैं तब भी कुछ काउंटर इरिटेशन मेथड्स होते हैं जिसके साथ में हम इंजेक्शन देते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चूटी काट रही है, लेकिन वो भी सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। हर पेशेंट से हम पूछते हैं ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10 कितना दर्द रहा आपको पूरे प्रोसीजर में, तो वो ज़्यादातर लोग कहते हैं 2 से 3 जब आप इंजेक्शन दे रहे थे, उसके बाद हमें कुछ भी फील नहीं हुआ। इंजेक्शन दिया कहाँ जाता है एग्जैक्टली? पूरे सर में दिया जाता है, मतलब पूरे पूरे अराउंड? स्कैल्प पे। इसमें कुछ स्पेसिफिक नर्व्स होती हैं जिसके लिए नर्व ब्लॉक्स देते हैं, और बाकी पूरा एक रिंग ब्लॉक दिया जाता है पूरे सर्कमफ्रेंस में। मल्टीपल इंजेक्शंस होते हैं। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कितने इंजेक्शन दिए जाएंगे, तो ऐसा कोई काउंट नहीं होता है, लेकिन आपको फील नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत दर्द में हैं या मैं उठ के चले जाऊं यहाँ से कि मैं नहीं करा सकता। ऐसा 15 साल में मैंने किसी पेशेंट से नहीं सुना। पेन डिस्कम्फर्ट बहुत ही कम रहता है। उसके बाद आपको पूरे सर्जरी में फिर से एनेस्थीसिया की ज़रूरत यूजुअली नहीं पड़ती है। अगर कहीं कहीं कुछ स्पॉट्स में आपका फिर से सेंसेशन सर्जरी में आती है तो हम वहाँ पर फिर से थोड़ा थोड़ा एनेस्थीसिया दे देते हैं। अदरवाइज पूरी सर्जरी टोटली पेनलेस है, आपको कुछ भी फील नहीं होगा। सर्जरी का जब इफेक्ट लोकल एनेस्थीसिया का चला जाता है, उसके बाद आपको फिर से पेन और डिस्कम्फर्ट होना शुरू होता है, जिसके लिए हम सर्जरी के बाद 5 दिन तक एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स देते हैं, जिससे वो पूरी तरह से अंडर कंट्रोल रहता है। अब हम बात करेंगे सर्जरी वाले दिन पे। आपका जो आप प्रोसेस पूछ रहे थे, तो आपकी जर्नी ऐसे होती है कि आप सर्जरी वाले दिन पे जब क्लिनिक में आते हैं तो पहले आपको एक कंसेंट फॉर्म दिया जाता है जो आपको पहले मेल कर दिया गया होता है। तो उसमें आपको सारी डिटेल्स पढ़ लेनी होती है, एक एक पॉइंट। आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले वर्बली भी बताई जाती हैं और इन रिटन भी दी जाती हैं। उसको पेशेंट साइन करता है। आपकी जो भी फाइनेंशियल डीलिंग्स होती हैं वो पूरी होती हैं। उसके बाद आप सर्जरी के लिए जब अंदर आते हैं तो आपको एक टेस्ट डोज दी जाती है एनेस्थीसिया की। जो दवाई आपके सर पे इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाने वाली है, वो एक लोकल एनेस्थीसिया के पैच के हिसाब से दोनों फोरआर्म पे एक एक डॉट इंजेक्शन का दिया जाता है, ये देखने के लिए कि आपको उससे एलर्जी नहीं है। ये चीज करना इम्पेरेटिव है। इसको अगर किसी ने मिस कर दिया तो ये सर्जरी जानलेवा हो सकती है। अच्छा। तो ये चीज जरूर से करके देखी जाती है कि इससे कोई एलर्जी नहीं है, पेशेंट बिल्कुल सेफ है, 45 मिनट से 1 घंटा निकल गया है, कोई रिएक्शन नहीं आया है, स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, तब हम उसको स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। सर्जरी के लिए शेविंग कंपलसरी नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो आप लॉन्ग हेयर भी करा सकते हैं, जिसमें आप अनशेवन हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। आप पूरी शेविंग के साथ भी करा सकते हैं। पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि बेटर क्या होता है, तो हमेशा ये चीज़ मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर एक क्लीन कैनवस आप किसी पेंटर को देते हैं, उस पे पेंट करना हमेशा सर्जन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इजी होता है, और वो ज़्यादा फोकस रह सकता है कि क्या क्या गैप्स हैं वो सारी एरियाज को कवर कर सके। तो बेसिकली जो शेवन टेक्निक होती है वो हमेशा बेटर होती है। आपके 5 to 10% बेटर रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन कई लोगों की प्रोफेशनली या पर्सनली ऐसी लाइफस्टाइल होती है, या आप ऐसे प्रोफेशंस में होते हैं जहाँ पे आप शेव कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, सोशल इंटरेक्शंस हैं, पॉडकास्ट हैं, वीडियोस हैं जहां आपको जाना है, कई सेलिब्रिटीज हैं इनके शूट्स चल रहे होते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उनमें हम फिर शेवन ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। उस कंडीशन में हम अनशेवन ट्रांसप्लांट्स करते हैं। तो ये एक तरीका है प्रोसीजर करने का। जब हम लोकल एनेस्थीसिया एक बार दे देते हैं सर पे, उसके बाद 3 स्टेप्स होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। पहला स्टेप है आपके बालों को निकालने की प्रक्रिया जो होती है। उसमें 2 टेक्निक्स होती हैं, एक को FUT कहते हैं, एक को FUE कहते हैं। FUT होता है फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांट, जिसमें पीछे से एक स्ट्रिप निकाली जाती है। जहां से स्ट्रिप निकलती है वहां पीछे एक टांकों की लाइन आती है, उसको टांकों से क्लोज किया जाता है। स्ट्रिप को माइक्रोस्कोप के नीचे देख के उसमें से एक एक बाल को अलग किया जाता है और फिर एक एक बाल को इंडिविजुअली इम्प्लांट करते हैं। FUE दूसरी टेक्निक है जिसमें हम एक एक बाल को मशीन से पंच करके निकालते हैं। जहां से भी बाल पंच करके निकाला जा रहा है वहां बाल वापस नहीं आएगा। तो आपने एक बाल पंच किया, उसके आसपास 3 से 4 बाल छोड़े, फिर अगला बाल पंच किया। तो ये 2 तरीके हैं हेयर को निकालने के। दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। ये हमेशा आपको अपने सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए कि आपके लिए कौन सी अच्छी टेक्निक है। 95% क्लिनिक्स आज की डेट में सिर्फ FUE कर रहे हैं और आपको ये बोलते हैं कि ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें स्टिचेस नहीं आएंगे, स्कारलेस होगी, पेन नहीं होगा, नॉन सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट्स हैं। ये सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं।
दोनों सर्जरीज इक्वली सर्जरीज हैं, दोनों में निशान रहते हैं, दोनों में स्कार्स रहते हैं। FUT में लाइन की तरह का स्कार रहता है, FUE में डॉट की तरह के स्कार रहते हैं। अगर कोई प्लास्टिक सर्जन स्टिच कर रहा है आपके स्कैल्प को तो नॉर्मली आपके स्कार्स दिखते ही नहीं हैं। तो इसलिए अगर आप बाल शेव करेंगे तभी आपको वो लाइन दिखेगी, अदरवाइज आधे से 1 सेंटीमीटर लाइन अगर आपका लेंथ है बालों की तो आपको कोई स्कार नजर नहीं आएगा। प्रोसेस जब आपने निकाल ली है उसके बाद आपको जगह बनानी होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिससे एंगल, डायरेक्शन, कितना घनापन देना है आपको, क्या पेशेंट का कोमिंग स्टाइल होगा, किस तरह से पेशेंट की डायरेक्शंस, एंगल, सारी चीजें डिटरमिन करेंगी, कितना आपका रिजल्ट नेचुरल लगेगा। ये सारे स्टेप्स पहले इंसिजन्स के फॉर्म में मल्टीपल बनाए जाते हैं। उसको कई लोग नीडल से बनाते हैं, कई लोग ब्लेड से बनाते हैं, कुछ सफायर ब्लेड्स यूज करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेक्निक्स सब सिमिलर होती हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन अगर अलग भी होते हैं, रिजल्ट्स सर्जन के हैंड्स और स्किल पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे नहीं। तीसरा स्टेप जो है वो है आपके बाल डालने की जो प्रोसेस होती है, जिसमें आपने जगह बना दी, बाल निकाल लिया, उसको अंदर डाला। कई लोग इसको क्लासिफाई इस तरह से करते हैं कि सर्जन को कौन से स्टेप्स करने हैं ये लोगों को पता नहीं होता है। जब आप किसी जगह पे भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं, अगर आपके बाल निकालना या इंसिजन बनाने का स्टेप कोई सर्जन खुद नहीं कर रहा है तो वहां से हेयर ट्रांसप्लांट मत कराइए। आपके दोनों स्टेप्स सर्जन को खुद करने होते हैं। एक एक बाल, अगर आपका FUE है तो उसमें भी बाल पंच करना, स्ट्रिप भी निकालना, अगर बालों के लिए जगह बनानी है जिससे आपकी सारी चीजें डिटरमिन हो रही है, वो सारे स्टेप्स सर्जन को खुद करने होते हैं। लोगों ने अपने पैरामीटर्स बना लिए हैं जिसमें लोग कहते हैं हम सिर्फ जगह बनाएंगे, बाकी बाल टेक्नीशियन ही निकालेंगे, टेक्नीशियन लगाएंगे, वो सब अनएथिकल है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीके हैं आपके स्टेप वाइज। अगर आप देखते हैं एक्सट्रैक्शन, स्लिट मेकिंग एंड इम्प्लांटेशन, इसके साथ आपका प्रोसेस खत्म हो जाता है। ऐसे हो जाता है। ओके, अच्छा, अगर किसी को कॉस्ट जानना हो तो फिर कितना होता है हेयर ट्रांसप्लांट का? कॉस्ट की मैं बात हमेशा पेशेंट से यही करता हूँ कि आपकी सर्जरी कौन कर रहा है, आपका कॉस्ट डिटरमिन वो चीज करती है। अगर आप एक एवरेज फिगर देखते हैं तो नॉर्मली हेयर ट्रांसप्लांट में लगभग 2500 से 3000 ग्राफ्ट की सर्जरी ज्यादातर लोग कर रहे होते हैं ऑन एन एवरेज। अगर हम पकड़ते हैं कितनी बॉल्डनेस है उसके ऊपर डिटरमिन करता है, लेकिन फिर भी अगर एवरेज फिगर देखते हैं तो ये होता है। एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड सीनियर प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनके पास अगर आप जाके यही चीज़ कराएंगे तो आपकी सर्जरी का प्राइस ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख से शुरू होकर 4-5 लाख 6 लाख तक भी जा सकता है। कई ऐसे भी क्लिनिक्स हैं जहाँ पे 15-15 20-20 लाख भी लोग चार्ज कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट्स के लिए। सो ये कभी आप डिटर्मिन नहीं कर सकते कि क्या कहाँ से कराएंगे और कितना प्राइस होगा, कितने ग्राफ्ट्स का कितना प्राइस होगा। आपके हर एक इंसान की एक पेइंग कैपेसिटी होती है, लेकिन अगर आप एक सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट की जो 7 से 8 घंटे की चलने वाली है, उसमें किसी एक्सपीरियंस सर्जन से ये सोच रहे हैं कि वो बैठ के 6-7 घंटे आपके ऊपर ऑपरेट करेगा और सर्जरी 30-40 हज़ार में हो जाने वाली है, वो कभी नहीं होगी। इसीलिए सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसलिए आती है क्योंकि इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन की पेइंग कैपेसिटी जितनी है उसके बेसिस पे अगर आप मास देखते हैं, जो पूरा का पूरा जो पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से है, वो ज़्यादातर सर्जरी ढूंढ रहे हैं 30-50-60 हज़ार के अंदर की। कम पैसों में वो चीज सिर्फ टेक्नीशियन बेस्ड क्लिनिक्स में ही कर पाते हैं लोग, क्योंकि सर्जन वो चीज नहीं करेगा। और उसके साथ में आपको कभी नहीं पता होता है कि वो सर्जरी में कितना एनेस्थीसिया यूज कर रहे हैं, कितनी डोज जा रही है, किस तरह की इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, किसी और के यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स आपके अंदर यूज हो रहे हैं, कोई फ्रेश पंच यूज नहीं कर रहा है, कोई किसी के यूज नीडल्स या ब्लेड्स को किसी और में यूज कर रहा है, आपके इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसी वजह से लोग अपनी जान से हाथ गंवा देते हैं। सो मैं हमेशा सजेस्ट ये करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अगर किसी का बजट उतना नहीं है कि आप लाखों में पे कर सकें, ऐसे भी अच्छे क्लिनिक्स हैं जहाँ पे सर्जन्स खुद कर रहे हैं, मेजर पार्ट ऑफ द सर्जरी खुद कर रहे हैं, लेकिन आपका एक एवरेज एक्सपेंस लाख रुपए के आसपास आता ही आता है। स्टार्टिंग इज 1 लाख। डेफिनेटली। ठीक है, डाइट रिलेटेड भी कुछ है कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं प्रोसेस के दौरान या बाद में भी कुछ खाने की चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी डाइट, जो एक बैलेंस डाइट कही जाती है, वही आपके बालों के लिए सबसे अच्छी है। ठीक है। तो अगर आप स्पेसिफिक चीज़ों के अंदर जा रहे हैं कि आप क्रैश डाइट्स करने वाले हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले हैं, कीटो डाइट पे जा रहे हैं या कोई और फैंसी डाइट्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ मत करिए। आप एक अच्छी न्यूट्रिशन रखें अपने अंदर, इस तरह की कि आपके विटामिन, मिनरल्स, मैक्रोज, माइक्रोज जो कहा जाता है कि प्रोटीन कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आप कार्बोहाइड्रेट फैट्स को कट मत करिए, एक बैलेंस डाइट के साथ अपना जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उतनी कैलोरीज कंज्यूम करिए और इन चीज़ों को बिल्कुल एक बैलेंस तरीके से यूज़ करिए। जितना हो सके फ्राइड फूड्स, जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। आपका जितना डाइट में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा उतना ही आप ऑयल को कम रख पाएंगे। तो फाइबर कंटेंट ज़्यादा का मतलब है कि आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, स्प्राउट्स, बेसिक हाइड्रेशन, जितना आपको पानी पीना चाहिए, ये सब चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी उतना अच्छा है।
ओके ठीक है, तो आई गेस इस सेशन में हमने हेयर ट्रांसप्लांट पर काफ़ी बातचीत कर ली। हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो वो हमेशा ध्यान में रखें अगर वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं, उससे पहले भी और उसके बाद भी। पहली चीज़, आपकी हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ आप करा रहे हैं वो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। किससे आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं, वो सर्जन कौन है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। आज की डेट में हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स लेफ्ट राइट सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं ये बताते हुए कि हम हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर हैं, लेकिन वो हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको पता ही नहीं होगी। जिसमें कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बैठा हो सकता है, होम्योपैथ भी हो सकता है, डेंटिस्ट भी हो सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकता है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को भी जानता हूँ जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जो हड्डियों के डॉक्टर हैं। मैं गायनेकोलॉजिस्ट को भी जानता हूँ जो हेयर ट्रांसप्लांट्स करते हैं। अच्छा। आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके ऑपरेटिंग सर्जन्स क्या प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट या सर्जन हैं जिनकी एक्चुअल ट्रेनिंग हेयर ट्रांसप्लांट में है और उनके करिकुलम में हेयर ट्रांसप्लांट रहा है। ओके। दूसरी चीज, आपकी हेयर ट्रांसप्लांट जब आप कराने जा रहे हैं तो आपके कौन से स्टेप्स आपके सर्जन खुद करने वाले हैं, ये जरूर से आपको क्वेश्चन करना चाहिए। क्वालिफिकेशंस को आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप नेशनल मेडिकल काउंसिल की साइट पे जाके आप उनका नंबर डाल के देख सकते हैं कि उनकी क्या डिग्रीज हैं। आपके सामने 2 मिनट में वो डिग्रीज आ जाएंगी। अगर आप ये सर्जरी किसी ऐसी जगह से करा रहे हैं जहाँ पे सर्जन खुद सर्जरी नहीं करने वाला है तो प्लीज उसको ना कराएं। इट इज नॉट सेफ। तीसरी चीज, आपके कई क्लिनिक्स ये बोलते हैं कि हमें ब्लड टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे ही आपकी सर्जरी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है। तो वो चीज बिल्कुल गलत है। आपकी प्रॉपर ब्लड प्रोफाइल वर्क होना चाहिए, ईसीजी होना चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए। सारी चीजें जब सेफ हैं उसके बाद ही आप ये सर्जरी कराएं। चौथी चीज, आपको जो भी चीजें सर्जन आपकी एडवाइस करते हैं, आज की डेट में हमारी आदत ये होती है कि आप ऑनलाइन जाके सर्च करेंगे, कोई रील देख लेंगे, कोई इन्फ्लुएंसर होगा जो वहाँ बैठा होगा और उसने अभी अपना खुद का हेयर ट्रांसप्लांट कराया होगा और वो ज्ञान दे रहा है पूरी दुनिया को कि आप ये करिए या वो मत करिए। तो वो फॉलो मत करिए, अपने सर्जन की एडवाइस मानिए। आपको जो बताया जा रहा है उस पर ट्रस्ट रखिए। जो भी आपके सर्जन होंगे उन्होंने अच्छा काम ही किया होगा और हर कोई यही चाहता है कि आपके रिजल्ट्स अच्छे आए। लास्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ रहेगी वो ये रहेगी कि अगर आप ये प्रोसेस करा रहे हैं तो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करिए। अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स पे मत जाइए, स्मोकिंग मत करिए, ड्रिंकिंग मत करिए पोस्ट सर्जरी, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 5-7 डेज। जब आप ड्रिंकिंग की बात करते हैं और स्मोकिंग जितने महीनों तक आप बंद रख सकें उतना आपका रिजल्ट्स बेटर होंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, हेयर ट्रांसप्लांट पर आपने हमें काफ़ी सारी जानकारी दी और लोगों को बताया भी डू एंड डोंट्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट क्या होने चाहिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू, आई रियली लव्ड इट। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी हेल्थ पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हेयर ट्रांसप्लांट टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं, हम उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू।